हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी अभी सब बच्चे आ रहे हैं, उनको आ जाने दीजिए, ज्वाइन कर ले, फिर क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? जी सर, ओके ओके। ओके सर।
हाँ, कितने लोग आ गए क्लास में? कितने बच्चे क्लास में आ गए? मेरी आवाज फिर गूंज रही होगी। Yes, sir. ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Little Yes, bit. sir. जी जी 51 अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलिए। अभी मेरी क्लास थी जो आप लोगों को मैंने 3:15 का टाइम बताया था, तो मैं क्लास में था। 3:30 तक क्लास थी तो उसको जल्दी जल्दी छोड़ा हूँ। और और यही सर हम से 3 बजे से परेशान हो रहे थे, ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे। 3 बजे से मैंने मैसेज डलवा दिया था ग्रुप में। आप कल क्लास में नहीं आई थी? नो सर। तो यही दिक्कत है ना। सर बिजी थे, सॉरी। सर ये कौन सा ग्रुप था जिसमें मैसेज किए थे? मुझे तो लिंक मैं वो इम्तियाज सर वाले ग्रुप से ले रहा हूँ। वो एक मिनट रुकिए। आपको उसी ग्रुप से लिंक लेना है, एक ही लिंक है, वही जी काम करना है। 1 मिनट जी। रुकिए, मैं थोड़ा सा रूम देख रहा हूँ। इस रूम में बहुत आवाज गूंज रही है। ठीक है, इस रूम में आवाज बहुत गूंज रही है। मैं खाली रूम ढूंढ रहा हूँ। कहीं पे रूम नहीं खाली है तो मुझे उसी रूम में बैठना पड़ेगा। कोई नहीं सर, वहीं से अच्छी आवाज आती है और अल्हम्दुलिल्लाह आप स्लो स्लो आराम आराम से बोलते हैं तो सारी चीजें क्लियर आ जाती हैं। आवाज अपनी जो है ना, दूसरे की आवाज तो इंसान बर्दाश्त करता है, अपनी नहीं होगी। जी जी। खैर नहीं बेचारिए। तो कल हम लोग बात कर रहे थे, पहले देख लूं मैं कि सब लोग आ गए। 60 तो आ गए हैं, बाकी जिसको आना होगा बातें रहेगा। ठीक है, कल हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, याद है आप लोगों को? एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? सर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ था 1789 में। निरंकुश सरकार के खिलाफ जो जनता थी वहां, उनमें गुस्सा उग्र हो गया था और उन्होंने बास्तिल का किला तोड़कर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ओके, तो जब हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या जानने की कोशिश करते हैं? सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि हम रेवोल्यूशन का शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जैसे कल हमने एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की बात की थी, हमने बात की थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। ठीक है, और शायद इस टॉपिक को हम लोगों ने, जो रेवोल्यूशन का शब्द है, इस पे ज्यादा हमने बात नहीं की। Am I right? जी सर। तो रेवोल्यूशन को इनकलाब उर्दू में बोलते हैं, हिंदी में क्रांति बोलते हैं। और क्रांति, इनकलाब
किसी भी युद्ध से, लड़ाई से, ठीक है, वार से बहुत अलग होता है। ठीक है, एक ऐसा परिवर्तन जो उससे पहले नहीं देखा गया हो, जिसने समाज को, राजनीति को पूरी तरह से तब्दील कर दिया हो, बदल दिया हो। ठीक है, दैट मस्ट हैव चेंज द इंटायर political economy society of that particular period and after that, यानी उससे पीछे के सारी चीजों को एक नया मुकाम दिया हो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रांति बोलते हैं, इनकलाब बोलते हैं। जैसे इनकलाब के तौर पे आप देखते हैं कि सनती इनकलाब, ठीक है, मतलब आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, या आप ग्लोरियस रेवोल्यूशन की बात करते हैं। छोटे छोटे और क्रांतियों में आप व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, येलो रेवोल्यूशन की बात करते हैं, कई तरह का पिंक रेवोल्यूशन की बात करते हैं। मतलब ये है कि उससे कुछ ऐसी चीजें बुनियादी तौर पे तब्दीली लाई गई, परिवर्तन लाया गया, जिससे समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है परिवर्तन हुआ। ठीक है, जो उससे पहले नहीं था। आपको किसी को कुछ भी बोलना हो तो आप पहले मुझे बोल दीजिए, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो फिर आपकी नहीं सुनूंगा। ठीक है, नहीं खाते मीठा कोई भी शुगर? हाँ रहता है, इसमें शुगर होता है, कोई भी एनीथिंग शुगर नहीं खाते। थैंक यू। तो ये बात जब भी आपको बीच में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे रोक दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपकी बात फिर आपके मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, हाँ ना का वेट करता हूँ, तो हाँ ना कोई बोल दिया कर। ठीक है, यस सर। ओके सर। यस सर। तो इस तरह हम 18वीं सदी की, 18th सेंचुरी की जब बात करते हैं, हम सॉरी फॉर दोज हु राइट देयर एग्जाम इन इंग्लिश मीडियम, क्योंकि मुझे पता है कि मेजॉरिटी हिंदी उर्दू मीडियम के हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि उन बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, उनके लिए तो हम मटेरियल भी अगर भेजेंगे तो शायद हिंदी में कम ही मिलता है। ठीक है, इग्नो के अलावा बहुत सारी चीजें हमें अवेलेबल नहीं है, पर इंग्लिश में मेरे पास बहुत सारी वर्ल्ड से किताबें जो मैं आपको भेजूंगा। कल भी भेजने वाला था, कल कुछ मजबूर हो गया, यहाँ से जाऊंगा तो फिर क्लास है मेरी 7 से लेकर 9 बजे तक। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग कि क्रांति, यानी हम इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति बोलते हैं, फ्रांसीसी इनकलाब बोलते हैं, जो 1789 में 1789 में शुरू होता है और ये खत्म होता है 1799 में। 10 सालों तक इनकलाब चलता है। और इनकलाब का मतलब ये है कि हम जिस फ्रांस की बात कर रहे हैं वहां पर क्या थी? वहां पर राजतंत्र था, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, यानी निरंकुश राजतंत्र था। लुई 16वां का शासन था, उससे पहले 15 था, उससे पहले 14 था। ठीक है, तो इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कि 18वीं सदी में फ्रांस में लोगों को संघर्ष करना पड़ा और पूरे सत्ता का परिवर्तन करना पड़ा। ठीक है, बबलू आपका माइक ऑन है तो बंद कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी? तो आप जब भी पढ़ेंगे तो आप देखिए, आपको ये शुरुआत करनी है कि दुनिया के इतिहास को पढ़ने में थोड़ी सी चीजों को आपको समझना है कि कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन कहाँ से हो रहा है। 1453 में कौन सी घटना हुई थी? कुस्तुनतुनिया का जवाल या कुस्तुनतुनिया का पतन, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में, फिर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना होना और फिर मेडिटेरेनियन ट्रेड का खत्म होना। ठीक है, उसके बाद यूरोप जो पहले अपने घर में फंसा हुआ था फ्यूडलिज्म के क्राइसिस में, यानी सामंतवादी व्यवस्था में उलझा हुआ था,
वो बाहर निकलता है। पोर्चुगीज और स्पेनिश जो राजा हैं वो भौगोलिक खोज में सेलर्स को भेजते हैं, नाविकों को भेजते हैं कि समुद्री मार्गों का पता लगाओ। वो जाते हैं, अमेरिका का खोज करते हैं, भारत के समुद्री मार्ग का ढूंढा जाता है। ठीक है, कोलंबस से लेके वास्को डी गामा तक का यात्रा, और साथ ही साथ यूरोप के लोगों का नई दुनिया जो उनके लिए समुद्री मार्ग के हिसाब से एक नई दुनिया थी जहां तक वो नहीं जा पा रहे थे, उसका पता चलना। वहां से जिस तरह का सामग्री वो ले जाके यूरोप में बेचते थे, यूरोप से बुलियन लेके आते थे, सोना चांदी लेके आते थे, सामान खरीदते थे और फिर यूरोप में ले जाके बेच के मुनाफा कमाते थे। बाद में जब यूरोपियन वहां लैटिन अमेरिका पहुंचते हैं तो वहां के लोग मारे जाते हैं बीमारियों से, जो बीमारी उनको यूरोपियन से होती है, जिसके लिए उनकी इम्यूनिटी नहीं थी। जो बचते हैं वो फिर उनके साथ युद्ध में मारे जाते हैं और इस तरह से यूरोप के लोग लैटिन अमेरिका के अलग अलग देशों पे कब्जा कर लिया, कॉलोनाइज कर लिया, औपनिवेशिक सरकार बना लिया। ठीक है, ये अभी हम आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की बात बता रहे हैं। ठीक है, तो ये पीरियड जो है, इस पीरियड में हम देखते हैं कि मर्केंटलिज्म का फेज शुरू होता है, यानी आप जो है वाणिज्यवाद का दौर शुरू होता है। यूरोप के में आप देखेंगे कि 1600 में अलग अलग देशों में व्यापारिक कंपनियों की स्थापना होती है, चाहे वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी हो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो। ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से अलग अलग देश में व्यापारिक कंपनियों की स्थापना होती है। अब इसी में समझना है जो आपको हम कल बता रहे थे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अलग थी बाकी जो कंपनियां थी। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। एक बार आप में से कोई भी बता दीजिए, आफरीन या अनवर या राशिद जो मेरे सामने दिख रहे हैं, कि मेरी आवाज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर आ रही है समझ जी यस सर, आ रही है। यस सर आ रही है। तो ये सारे कंपनी बनते हैं और इंग्लैंड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जो चार्टर के हिसाब से बनती है। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो 16वीं सेंचुरी में 17वीं सेंचुरी में जिस तरह से आप देखेंगे यूरोप का जो डेवलपमेंट हो रहा है, आप देखेंगे 13 से लेकर 15 सदी तक जो है आप रेनेसां का पीरियड देखते हैं। उसके बाद रिफॉर्मेशन का पीरियड आता है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का पीरियड आता है, फिर काउंटर रिफॉर्मेशन होता है, यानी यूरोप अपने धर्मों को सुधार करता है, क्रिश्चियनिटी में सुधार आता है, और फिर सुधार के बाद जो कट्टरवादी जो लोग थे, यानी वो लोग जो कैथोलिक रोमन्स, जो कैथोलिक चर्च में आस्था रखते थे, उनको लगा कि ये प्रोटेस्टेंट के द्वारा उनके धर्म पे हमला है, तो उन्होंने फिर जो है उसको काउंटर रिफॉर्मेशन शुरू किया। ठीक है, जैसे आप बात करते हैं, अगर आप अपने मजहब को देखते हैं तो अलग अलग धर्मों में आप देखेंगे कुछ लोग जो है सुधार की बात करते हैं, फिर कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि नहीं हमारे धर्म में सुधार नहीं हो सकता है, तो हमें जो हमारा ओरिजिनल टीचिंग है उसी पे वापस जाना है। ठीक है, हम किसी भी धर्म का नाम इसमें नहीं लिए हैं क्योंकि मुझे इस किसी भी विवाद में उलझ के आपका टाइम नहीं खराब करना है। ठीक है, तो रिफॉर्मेशन और काउंटर रिफॉर्मेशन होता है। यूरोप का जो सबसे प्रोडक्टिव पीरियड है वो पीरियड है उसका 18वीं सेंचुरी। 18वीं सदी यूरोप का ऐसा काल है जिसमें हम देखते हैं कि यूरोप में अलग अलग जो है फिलोसोफर अलग अलग बातें लिख रहे हैं। थॉमस हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्को, रूसो, वोल्टेयर, इस तरह से बहुत सारे विचारक आते हैं जो ये प्रश्न पूछते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो पैदा होता है वो दो अधिकारों के साथ पैदा होता है। हाँ सबा पूछिए, माइक खोल के, लिख के नहीं।
सबा, आपको क्वेश्चन पूछना था, पूछिए। पूरी दुनिया तबाह है, इतना सीरियस मैटर आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, और वही बात है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। असाइनमेंट के सवाल पूछने के लिए आपने रुकवाया था। आप सब लोग सुन लीजिए, अभी जो आपकी क्लास हो रही है उसमें आपको इस टॉपिक के रिलेटेड ही सवाल पूछना है। बाकी सवाल आपको जो भी पूछना हो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। एक बार ग्रुप का लिंक कोई शेयर कर दे यहाँ पे, जो कल हमने आप लोगों को दिया था, ठीक है, ग्रुप में डाला हुआ होगा, ठीक है किसी के पास? और किसी पर इस तरह का कमेंट नहीं किया जाए, ठीक है। उन्होंने पूछ दिया, अब आप लोगों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है शिवा या तरन्नुम, कोई भी नहीं, क्योंकि फिर आपस में आप लोग लड़ जाएंगे, इस बात पे लड़ने की जरूरत। ठीक है सर, ठीक है सर। दुनिया में ऐसे भी कम लड़ाइयां नहीं हो रही हैं कि हम यहाँ भी बैठ के लड़ते रहे आपस में, ठीक है। तो जिसको भी पूछना हो सवाल पूछे, ठीक है। बाकी सवाल जब नहीं पूछना हो तो बाकी चीजें पूछने के लिए मैं हूं अवेलेबल, ठीक है। पर मैसेज से मत पूछिए, ठीक है। आपको सबको पता होना चाहिए कि मुझे पूछना है, आप मुझे कॉल कर लीजिए, 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा जो भी पूछना है। डोंट ड्रैग मी टू टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है। ये बात क्लियर है? अब जी एक सर। छोटी सी घटना से हम कहां से कहां डेविएट हो गए, दिखा? तो खुदा के वास्ते, जिस भगवान को, जिस गॉड को मानते हो, नहीं मानते हो, ठीक है, क्लास को डिरेल मत कीजिए, पटरी से मत उतारिए, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो यूरोप में आप जिस तरह का रिफॉर्मेशन देखते हैं, काउंटर रिफॉर्मेशन देखते हैं, उसके बाद से इनलाइटेनमेंट का पीरियड आता है, यानी उसको हम बोलते हैं रोशन ख्याली, या फिर आप बोलते हैं प्रबोधन काल बोलते हैं उसको हिंदी में। तो उसमें आप देखते हैं कि फिलोसफर आते हैं, फिलोसफर आके वो ये बात करते हैं, एंड दे क्वेश्चन अबाउट द डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप, यानी राजत्व का दैवित्व जो सिद्धांत था उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं कि हर व्यक्ति एक ही प्रक्रिया से पैदा होता है, और पैदा होने के साथ साथ उसको 2 अधिकार के साथ पैदा होता है, जो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रॉपर्टी, यानी जीने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार के साथ हर व्यक्ति पैदा होता है, ठीक है। कोई स्पेशल एट्रीब्यूट किसी के साथ नहीं जुड़ी हुई है, कोई ईश्वर किसी को पैदा नहीं करता है कि जाइए आप हुकूमत कीजिए। तो इट वाज अ डायरेक्ट अटैक ऑन एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी जिस तरह का शासन का तरीका था उस पर यह कड़ा प्रहार था, पहला। दूसरा, इन प्रबोधनकालीन जो विचारक थे उन्होंने मजहब के बारे में कुछ नहीं बोला, धर्म के बारे में कुछ नहीं बोला, रिलीजन पे कुछ नहीं बोला। पर वोल्टेयर क्या कहता है? वोल्टेयर कहता है कि धर्म को और राजनीति को, यानी स्टेट को और रिलीजन को बिल्कुल अलग अलग कर देना चाहिए, दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से ये सारे जितने भी इनलाइटेंड फिलोसफर हैं वो कहते हैं कि जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो हमें चीजें जो भी दिखती हैं, हम किसी बात को सच तब मानेंगे जब वो तर्क पर आधारित हो। अगर कोई भी घटना तर्क पर आधारित नहीं हो तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। दैट वाज अ थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय इनलाइटेंड थिंकर्स, यानी एक ऐसा प्रहार धर्म पर जो बिना बोले हुए किया, ठीक है। तो आप देखिए यूरोप, रिफॉर्मेशन, काउंटर रिफॉर्मेशन, इनलाइटेनमेंट, और आज तरक्की में कहां पहुंचे हुए हैं, ठीक है, जिसमें उनका कॉलोनियल जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी शामिल है।
बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक की फ्रांसीसी क्रांति और फिर इस प्रबोधनकालीन विचारकों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, जिस तरह का आइडिया दिया उन्होंने, वो आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, भूमिका निभाई लोगों को जागृत करने में, उनको समझने में कि जो भी राजा है ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। ठीक है, फिर इन इनलाइटेंड फिलोसफर यानी प्रबोधनकालीन विचारकों ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य की आवश्यकता है, देयर इज ए नीड ऑफ स्टेट। यानी इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर राज्य नहीं होगा तो मनुष्यों की बात करें, इंसानों की बात करें, तो फितरतन इंसान क्या होता है? सेल्फिश होता है, कनिंग होता है, क्राफ्टी होता है और खुद मतलब जो भी फैसला लेगा वो अपने हित में लेगा, दूसरे के हित में नहीं लेगा। इसलिए राज्य की आवश्यकता है जो लोगों के राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी को प्रोटेक्ट करे। अगर कोई सवाल हो, कोई केस मुकदमा हो, कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो राज्य जो है एक न्यूट्रल जो है रोल प्ले करे लोगों की समस्याओं को सुलझाने। क्लियर? जी सर। चलिए यस अब सर। आपको लेके आते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। बहुत डिटेल में अगर पढ़ा दूंगा तो फिर आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे या फिर मेरे चक्कर में आपके कुछ और क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो पिछले कई सालों से ये पेपर पढ़ाना, आप लोगों के साथ जुड़े रहने से पता चला है कि जो आपकी समस्या है वो कभी कोई समझता ही नहीं है कि 3 घंटा में आप बहुत अच्छे तरीके से 5 सवाल का आंसर लिख ही नहीं सकते। यस सर। आप बहुत कम लिखेंगे, एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और बिना सोचे हुए आंसर तो लिखेंगे नहीं। और बाकी लोग मेजॉरिटी पढ़ती भी नहीं है। जो ज्यादातर बच्चे हैं, आप देखिए 2000 बच्चों में से कितने बच्चे क्लास में आए? 1000 बच्चे कम से कम हिस्ट्री में हैं। अभी क्लास में कितने लोग? 57? 49 नहीं 55 55 7 तो मुझे दिख रहा है। 57 ज्वाइंट मुझे दिख रहा है। ठीक है, खैर चलिए वो बात नहीं है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में 1789 में, मैं जब भी हिंदी में गिनती बोलता हूँ तो उसके साथ में फौरन इंग्लिश में बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी हिंदी की गिनतियों में कमजोर हैं। और ये आपसे बातचीत करने के बाद नहीं बोल रहा हूं मैं, कई बैचेस का मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, कि गिनती सब लोग अंग्रेजी में याद रखते हैं। 1-2 लोग होंगे जिनको शायद पूरा 100 तक हिंदी में गिनती याद हो, पर बीच में से इधर उधर से पूछ दिया तो गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुआ, 1789 में हुआ, उसके कारण क्या थे। ठीक है, तो कारण की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कारणों में अलग अलग कारण थे। उसके राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे और साथ ही साथ उसके बौद्धिक कारण थे। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रांस में लोगों को बीच में जो असंतोष पैदा हुआ था, जो डिसकंटेनमेंट था सरकार से, राजा से, तो उनको अल्टीमेटली जो है पूरे सत्ता को उखाड़ के फेंकने के लिए कोशिश करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और क्रांति के जरिया पूरे सत्ता को उखाड़ फेंका। पहला जो कारण है वो है सामाजिक कारण, सोशल कॉज। फ्रांस के समाज की अगर हम बात करें तो उस क्रांति के पीरियड को पढ़ने के लिए इतिहासकारों ने फ्रांस के समाज को स्टेट में डिवाइड किया। स्टेट में यानी फर्स्ट स्टेट, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। ठीक है, तो समाज कितने हिस्से में?
सोसाइटी डिवाइड हो गई आपकी, डिवाइडेड इनटू 3 parts. 3 स्टेट। ये स्टेट का स्पेलिंग है, जिसमें आपका है फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ठीक है, अब इसको हमें समझना है कि फ्रांस का जो प्री रेवोल्यूशनरी यानी 1789 से पहले का जो समय था, उसको फिलोसफर ने उसके लिए एक टर्म दिया है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंशियन रिजीम और हिंदी में बोलते हैं पुरातन काल। और ये पुरातन काल का मतलब एंशियंट, प्राचीन नहीं। रेवोल्यूशन के, क्रांति के समय को, क्रांति के पूर्व के समय के बीच के अंतर को समझाने के लिए जो समय है, उसके लिए उसको कहा गया, जो संज्ञा दी गई वो एंशियन रिजीम यानी पुरातन काल बोला गया उसको। ये समझ में बात आई? और फ्रांसीसी समाज को समझने के लिए उसको 3 स्टेट में स्कॉलर्स ने डिवाइड किया। ठीक है, पहला स्टेट जो आपका था वो, तो पहला स्टेट हम नंबर से लिख रहे हैं, इसमें आते थे क्लर्जी। ठीक है, क्लर्जी की आबादी कितनी थी? लेस देन 1%। ठीक है, एंड इनके पास जमीन कितना था? 10%। ये लोगों से टिथ कलेक्ट करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी सारे टैक्स थे जो आम लोग देते थे, उससे ये वंचित थे। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द टैक्सेस। समझ में बात आई? ये पहला समाज का पहला जो तबका है, जो फर्स्ट स्टेट है, जिसमें क्लर्जी आते थे। क्लर्जी की आबादी 1% से भी कम थी, पर उनके पास 10% फ्रांस का जो खेती लायक जमीन थी, उसमें 10% जमीन इनके पास थी, और उनको हर तरह के टैक्स से, कर से वो मुक्त थे। साथ ही साथ उनको ये भी अधिकार था कि थर्ड स्टेट से टिथ कलेक्ट करे, एक स्पेशल कर जो है लोगों से ले। क्लियर? जी सर। सेकेंड स्टेट की बात करते हैं। सेकेंड में, तो सेकेंड में आता है, सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी। नोबिलिटी की आबादी 2% करीब थी। ठीक है, इनका पॉपुलेशन 2% था, और इनके पास 25 से 30% लैंड यानी जमीन इनके पास था। और जमीन का मतलब वो जमीन नहीं जो खाली पड़ती, चाचर बंजर है, जो खेती के योग्य भूमि थी, वो 25 से 30% इनके पास था। और इनको भी ज्यादातर टैक्सेस से जो है ये वंचित थे, मुक्त थे, इनको नहीं देना था। साथ ही साथ इनको सामंती सुविधाएं थी, फ्यूडल प्रिविलेजेज इनको मिले हुए थे, और साथ में एक टैक्स भी ये लोग थर्ड स्टेट से लेते थे, टेल। अब लेस देन 3% पॉपुलेशन, चैट बॉक्स आपका ओपन होना चाहिए। फ्रांस का 3% पॉपुलेशन के पास लगभग 40% कल्टीवेबल लैंड था। ये समझ में आ गया? और इस 40% लैंड पर कोई टैक्स नहीं था। ठीक है, अब हम बात करते हैं
थर्ड स्टेट की। यानी थर्ड स्टेट वो स्टेट था जिसमें सब आते थे, एवरीवन, जिसमें बुर्जुआ भी था, किसान भी था, मजदूर भी था, वकील, डॉक्टर, पढ़े लिखे जितने सारे थे, जो क्लर्जी और नोबिलिटी, यानी जो इन दोनों क्लास से के बाद जो 97% पॉपुलेशन था, वो थर्ड स्टेट में था। इनके पास कोई पॉलिटिकल राजनीतिक जो है शक्ति नहीं थी, पॉलिटिकल पावर इनके पास नहीं थी। तो ये तीन तरह का आपने समाज जो अभी आपको मैंने बताया है, इसको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि समाज समानता के आधार पर, ठीक? नो सर। नहीं सर। तो इस समाज की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? असमानता, और जिसके कारण लोगों के बीच में असंतोष की भावना थी। ठीक है, किसानों का उनकी अपनी शिकायतें थी। जो पीजेंट्री थे तो उनके अपने ग्रीवांसेस थे, जिसमें कि उनको नोबल्स को फ्यूडल ड्यू देना पड़ता था, चर्च को तित देना पड़ता था, स्टेट को टैक्स देना पड़ता था, जिसमें तेल, गैबल, कॉर्बी, और फिर खाद्य सामग्री की जो है आम तौर से शॉर्टेज हो जाता था। यानी आप इतने सारे टैक्स पे कर रहे हैं, वो भी कैश में नहीं, काइंड में, तो सारी चीज तो आप सरकार को दे दे रहे हैं। उसके बाद जो बच रहा है, तो आप जिस मजहब को मानते हैं तो उसके लिए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो चर्च पादरी वर्ग है, उनको आप 10% टैक्स दे रहे हैं। जो नोबल्स हैं उनको आप अलग टैक्स दे रहे हैं। और फिर जब आपके परिवार का साइज बढ़ते जाता है तो देखते हैं कि आपकी जमीनें जो हैं बढ़ते जाती हैं, और फिर जो है छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसलिए जो किसान थे वो सामंतवादी जो व्यवस्था थी उससे नफरत करते थे, सिर्फ राजतंत्र से, निरंकुश राजतंत्र से नहीं, वो सामंतवादी व्यवस्था से भी नफरत करते थे। ठीक है, इसी में देखते हैं कि बुर्जुआ वर्ग जो बुर्जुआ है, यानी मिडिल क्लास, लॉयर्स, मर्चेंट, प्रोफेशनल, ठीक है, या फिर अमीर लोग जो कि राजनीतिक रूप से वंचित थे, या फिर वो लोग जो कि प्रबोधनकालीन विचारों से प्रभावित थे, ये सारे लोग आपको तब समझ में आएंगे जब आप 15th सेंचुरी के लास्ट में ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हो रहा है, और फिर जो है ट्रेडिंग कंपनी बन रही हैं, और फिर जो है व्यापारिक जो है गतिविधियां बढ़ रही है, जिससे कि जो ट्रेडर हैं वो धीरे धीरे अमीर होते जा रहे हैं। पर अमीरी के साथ साथ उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं था, कोई भी आप वकील हैं, आप व्यापारी हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो आप सरकार से मांग करते हैं कि भाई हमारे इन इंटरेस्ट की रक्षा की जाए, हमारे हितों की रक्षा की जाए। अगर सरकार फिर भी नहीं करती है तो फिर आप सोचते हैं कि अपना जो है ना मोर्चा खोलें, आंदोलन करें। ठीक है, जो भी पॉसिबल है आप करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मिडिल क्लास, जो बुर्जुआ क्लास का जो उदय हो रहा है, इसमें मिडिल क्लास, वकील, व्यापारी या फिर प्रोफेशनल जो वर्ग है, और जो अमीर लोग हैं जो राजनीतिक रूप से वंचित थे, तो ये सारे प्रबोधनकालीन विचारों से प्रभावित थे, और ये चाहते थे
कि कानून की नजर में सब बराबर हो, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ हो। ये चाहते थे कि जो सहूलियतें दी गई हैं वो खत्म कर दी जाए लोगों को, यानी दे वांटेड एंड ऑफ प्रिविलेजेस। और साथ ही चाहते थे कि उनका राजनीतिक जो है उनका जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अभी तक जो पढ़ रहे थे, एक मिनट, ये बुर्जुआ लोग चाहते थे मिडिल क्लास के से जो रिलेटेड थे। बुर्जुआ में मिडिल क्लास ही आता है, ठीक है। अच्छा। जैसे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति एक बुर्जुआ क्रांति थी, यानी मिडिल क्लास जो है उनके समस्याओं को ज्यादा इफेक्ट किया और उसी का सॉल्यूशन निकाला। आम लोगों की, किसानों की समस्या वैसी की वैसी रह गई, ठीक है। तो आपको आगे सर थर्ड स्टेट में नहीं आते थे ये मिडिल क्लास? ये सारे थर्ड स्टेट में आते थे, पर थर्ड स्टेट में आने के बाद भी वो तो पूरा फ्रांस ही थर्ड स्टेट में था। पर वहां पे जिसके पास पैसा होगा, बटला हाउस में जो लोग रहते हैं, तो बटला हाउस के सब लोग एक ही तरह हैं? नहीं। या मुसलमान एक कैटेगरी है, तो क्या सारे मुसलमान अमीर हैं या गरीब हैं? नहीं। सारे हिंदू या सारे क्रिश्चियन अमीर या गरीब है? नहीं है ना। नहीं। तो एक ही कैटेगरी में मल्टीपल सब कैटेगरी होती है, ठीक है। तो यानी थर्ड स्टेट में एक बुर्जुआ क्लास का उदय हो रहा है, यानी वो छोटे छोटे व्यापारी, ठीक है, जो पैसा कमा रहे हैं, वो प्रोफेशनल ग्रुप जो धीरे धीरे अपने प्रोफेशन से पैसा कमा रहे हैं और अमीर बनते जा रहे हैं। जब आप अमीर होते हैं, धनी होते हैं, तो फिर आप सरकारी जितने भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उसमें चाहते हैं कि आपकी शिरकत हो, आपकी भागीदारी हो। आई बात समझ में? जी सर। तो ये वही फ्रांस के बुर्जुआ है जो आप देखेंगे, जो दुनिया बदल रही है भौगोलिक जो है खोज के बाद से, तो ये भी अमीर हो रहे हैं। तो ये चाहते थे कि कानून की नजर में सब बराबर हों, किसी को विशेष अधिकार नहीं हो और सबका राजनीतिक भागीदारी हो, ठीक है। तो एक तो ये चीजें हो गई। उसके अलावा उनका ये मानना था कि कोई भी आर्थिक शक्ति बिना किसी राजनीतिक शक्ति के क्या है, एक फ्रस्ट्रेशन। हम जितने भी अमीर हो जाएं, अगर सरकारों के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है तो फिर क्या होगा? आप देखते हैं आए दिन सीबीआई, ईडी और आईडी, सीआईडी, अब पुलिस दुनिया भर के रेड करा देती है सरकारें, और आपका बिजनेस खत्म हो जाता है अगर सरकार से आपकी जो राइट जो है, अधिकारों की रक्षा नहीं हो तो, ठीक है। आपके पास अगर राजनीतिक शक्ति नहीं है तो फिर वो राजनीतिक शक्ति बिना जो कितना भी आपके पास आर्थिक शक्ति वो बेकार है, ठीक है। जैसे आप अपने देश में अदानी अंबानी को देखें, दे आर प्रोटेक्टेड बाय सरकार, गवर्नमेंट के द्वारा जो है उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। 1 रुपया में 5,000 जो है उनको क्या बोलते हैं, हेक्टेयर्स, चाहे वो आप बोलते हैं क्या बोलते हैं, जमीन का मेजरमेंट जो होता है बीघा के अलावा जो 20 डिसमिल, कट्ठा, एकड़, इस तरह से बोलते हैं ना, गज। आप 5-5 हजार एकड़ जमीन उनको 1 रुपया में दे रहे हैं, ये कह के कि यहाँ पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। आप बड़े बड़े स्कूल जो दिल्ली में चल रहे हैं, जो गरीबों से लाखों लूटते हैं, वो सरकार के 100 रुपया के किराए पे चल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आर्थिक शक्ति बिना राजनीतिक शक्ति के लोगों के अंदर में, फ्रांस में फ्रस्ट्रेशन ला रहा था, क्योंकि उनके पास कोई राजनीतिक अधिकार था ही नहीं, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग आर्थिक कारण का, ठीक है। तो आर्थिक कारण में आप जब देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के लिए आर्थिक कारण किस तरह जिम्मेदार था, इकोनॉमिक कॉजेस क्या क्या थे, तो उसमें हम देखते हैं कि वहां पर जो है फाइनेंशियल क्राइसिस राज्य में शुरू हो गया था, ठीक है, यानी वित्तीय संकट राज्य में डेवलप हो गया था और फ्रांस इस कगार पे था कि आप उसको कंगाल डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी बैंकरप्ट उसको डिक्लेयर किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे युद्ध लड़े लुई 14, लुई 15 और लुई 16 ने, खास तौर पे लुई 14 ने बहुत सारे युद्ध लड़े जिससे कि फ्रांस का ज्यादातर जो पैसा था वो युद्ध में खत्म हो गया, ठीक है। बहुत महंगी लड़ाइयां लड़ी गई। आप देखेंगे अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है तो इंग्लैंड के खिलाफ फ्रांस जो है उन अमेरिकी लोगों को जो ऑब्वियसली जो यूरोपियन थे, इंग्लिश थे, उनका साथ दे रहा था दुश्मनी निभाने के लिए, क्योंकि इंडिया में, यूरोप में 7 ईयर वार में इंग्लैंड ने फ्रांस को यूरोप में हराया था, भारत में हराया था, भारत से उसका सारा पत्ता साफ हो गया, ठीक है, एंग्लो कर्नाटिक वार 3 होते होते, ठीक है। तो फ्रांस बिल्कुल कंगाल हो चुका था राज्य, ठीक है, और इस कगार पे था कि अब सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो अस्त व्यस्त हो जाए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए, ठीक है। ऑस्ट्रिया में वार ऑफ सक्सेशन हो रहा है, उत्तराधिकारी की लड़ाई हो रही है, वहां पे हिस्सा ले रहे हैं। 7 ईयर वार हो रहा है या अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और उसके अलावा वर्साइल्स का जो महल था वो बहुत कॉस्टली था उसका मेंटेन करना, उस पे बहुत एक्स्ट्रा वैगेंस खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो उसको आप जब समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्साइल्स पे जिस तरह का खर्चा हो रहा था, ठीक है, उसका अगर आप थोड़ा सा भी अंदाजा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कोड था वर्साइल का उसमें 18,000, नोट कर लीजिएगा आप लोग, वर्साइल्स में क्या था, 18,000 उस महल में लोग रहते थे, ठीक है, जिसमें उस 18,000 में से 16,000 लोग जो थे वो क्या थे, वो पर्सनल सर्विस में थे राजा और उसके परिवार के, ठीक है। 16,000 लोग सेवा में थे, महल में रहने वाले राजा शाही परिवार के, ठीक है। उसमें 2000 कोर्टियर्स थे, दरबारी जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, जिसमें 2000 वो थे, गेस्ट थे और नोबल्स थे 2000, ठीक है। साथ साथ जो रॉयल स्टेबल था, यानी जिसको अस्तबल आप बोलते हैं उर्दू में, उस अस्तबल में 1900 घोड़े थे, 200 कैरेजेस थे, ठीक है। और 1789 में जो टोटल कॉस्ट था वर्साइल्स का वो कितना था आपको पता है? वो था 20,000। यानी इसको अपने संख्या में अगर आप समझने की कोशिश करें तो 2 करोड़, ठीक है, इसका सालाना खर्चा था 2 करोड़ यूएस डॉलर। 2 करोड़ यूएस डॉलर आज के हिसाब से नहीं,
1789 के हिसाब से। इमेजिन करिए उस पैसा का वैल्यू अगर आज आप लगाते हैं तो शायद हम लोग को गिनती करते करते थक जाएं, समझ में नहीं आएगा बिना कंप्यूटर की मदद से कि कितना हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको जानने की अगर आप कोशिश करें, ठीक है, सेम चीज को कि आप एक मिनट 20,000 प्लस, ठीक है, तो 20,000 जो है इन 1789 वैल्यू इन 2026, ठीक है। तो इसका जो इन्फ्लेशन के हिसाब से आप जो लगाएंगे, पता नहीं, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आज जो है 717, पता नहीं कितना होगा, नहीं पता मुझे। ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, और शायद उसका रियल कैलकुलेशन हम लोग कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये खर्चा था जो आप देखेंगे कि महल को मेंटेन करने में, वर्साइल्स का महल मेंटेन करने में लग रहा था। ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। एक मिनट आप लोग रहिएगा लाइन पे, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ठीक है, पहले मैं देख लूं कि कहाँ पे है। वर्साइल्स जो है नेटफ्लिक्स पे है, या फिर कहीं और है। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦਿਲ ਡਾਕਦਾ ਡਾਕਦਾ ਮੂੰਹ ठीक है, तो ये नेटफ्लिक्स पे भी है और अमेजन पे भी है। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको, बस एक मिनट रुकिए, मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ। किधर गया तो ये, हाँ,
एक मिनट, आपको यहाँ की जरूरत नहीं, मैं यहीं से आपको दिखा रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा पहले दिखाऊंगा, उसके बाद से, क्योंकि वर्साइल्स की बात हो रही है तो हमें उसको एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। कभी कभी चीजें जो है ना यहाँ से ओटीटी से हट जाती है, ठीक है। तो वही अभी भी हो रहा है कि ओटीटी से हट गई है, ये मैं आपको चाह रहा था दिखाना। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम दोनों से हट गई है, ठीक है। मैंने ये सीरीज देखी है और मैं चाह रहा था कि आपको एक बार दिखा दूं। एक मिनट, चलिए, तो ये है आपका, और ये आपका मैंने स्क्रीन जो है वर्साइल शेयर, थोड़ा सा 1 मिनट आपको दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप पहले इसको देख लें एक बार थोड़ा बहुत, ठीक है। Once upon a time, there was a great and glorious king. Terrible things happen to kings. You are different, sire. You are the king of our future. You think it's hard to be a king? Try being a king's brother for a day. This new playground in the woods, the king obsesses over it. He sees Versailles and nothing else. He's forgotten who built this country. When you pass through the doors in this court, you're not walking into a room, you're entering a marketplace. Now, transactions mean contacts. Contacts mean credit. Credit means power, and power means everything. I have never given you anything other than my love and respect. Is that what you say to yourself when you're fucking my wife? Someone has to! I had never seen it shine inside you until you came to Versailles. One man cannot rule the land. He's drowning in it. And you were the man to save him. You tread a dangerous path. तो ये वेब सीरीज है, कई इसके सीजन है, ठीक है। तो आप जब भी, एक मिनट, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, Yes, sir. आ रही है। यस सर, आ रही है। इसको जब आप वेब सीरीज को जब भी मौका मिले आप टोरेंट से डाउनलोड कर सकते हैं, जब तक ये अवेलेबल नहीं है। दैट गिव्स यू आइडिया अबाउट द लेविशनेस ऑफ दैट पैलेस, यानी कितना ग्रांड पैलेस था जिसका खर्चा मैं आपको बता रहा था, ठीक है। जैसे वर्साइल के पैलेस की बात करें, तो इसका अगर इमेज आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ फोटो, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पढ़ रहे हैं तो उसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको फोटो दिख रहा है, ये वर्साइल का पैलेस है। शायद इतना ही छोटा है।
सर यूट्यूब पे आ रहा है पैलेस का वीडियो। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, ये ब्रिटानिका है, ठीक है। हम वो दिखा रहे हैं आपको कि पैलेस ऑफ वर्साइल, और इसका पैलेस का इतिहास आप देख लीजिए कि किस तरह से ये रेजिडेंस था। हंटिंग लॉज, प्राइवेट रिट्रीट, लुई 13 का, जिसका यहाँ पे रेन दिया हुआ है 1610 से 1643 तक। उसके बाद लुई 14 आते हैं, उनका टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और फिर आप ये देखिए वर्साइल का पैलेस, और साथ ही साथ इसका शान शौकत, ये ऑफिशियल है, ठीक है। तो ये आप ब्रिटानिका के थ्रू देख रहे हैं कि किस तरह से ये पैलेस था और इसमें किस तरह की कलाकारी की गई, ठीक है। जो आप जाके देखते हैं, मुगल कोर्ट, मुगल फोर्ट्स को देखते हैं, सल्तनत पीरियड का देखते हैं, राजपूतों का फोर्ट देखते हैं, ठीक है, दिख रहा है ये। तो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू सी कि क्या था ये, और इसके शान शौकत को मेंटेन करने के लिए आप इमेजिन करिए कि कितने पैसे की जरूरत होती हो, ठीक है। सो वो सारा कॉस्ट हमने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया था कि कितना पैसा उस पर खर्च हो रहा था, ठीक है। अब उसके बाद जैसे वर्साइल कोर्ट की बात कर ले तो हम उसके बाद देखते हैं कि जिस तरह से वर्साइल के महल पे पैसा खर्च हो रहा था, जिसका आंकड़ा हम लगाएं तो $2 करोड़ सालाना था उसका खर्च। और 1780 के दशक में हम देखते हैं कि फ्रांस में 50% जो राज्य का आय था वो कर्ज का भुगतान करने में जाता था। कर्ज किसका भुगतान? जो आपने युद्ध में खर्च किए थे, ठीक है। उसके अलावा जो अनजस्ट टैक्स सिस्टम था, यानी कर व्यवस्था जो था, वो सारा बर्डन किस पर था? थर्ड स्टेट पे था। नोबिलिटी और क्लर्जी टैक्स से एग्जेम्प्टेड थे। टैक्स कलेक्शन यानी कर जो जिस तरह से कलेक्ट किया जाता था वो इनएफिशिएंट था और वो करप्ट था, ठीक है। रिफॉर्म करने की कोशिश की गई। जो फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे थे, कैलोन, नेकर, और इस तरह के उन्होंने सुझाव दिया कि इस संकट से निपटने का एक ही तरीका है कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट पे भी टैक्स लगाया जाए। तो बजाय उनकी राय को सुनने के उनको डिसमिस कर दिया गया सर्विस से, ठीक है। तो नोबल का चूंकि विरोध होता तो इसलिए ये सारा सुधार खत्म हो गया। एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि की बात करें, खाद्य व्यवस्था की बात करें तो हम देखते हैं कि उसमें भी संकट आ गया। 1787 से लेकर 1788 के बीच में, 1787 से 88 के बीच में फसल हुआ नहीं, ठीक है। और जिसकी वजह से रोटी की कीमत जो है, जो ब्रेड की कीमत है, वो बढ़ना शुरू हो गई, डबल हो गया। जो शहरों में मजदूर थे वो अपने 80% अपने कमाई का रोटी पे खर्च करने लगे। इमेजिन करिए कि आपके घर वाले जितना कमाते हैं या मैं भी जितना कमाता हूं उसका मैं 80% सिर्फ रोटी पे अपने खर्च करूं तो 20% में हमारी जिंदगी निकल सकती है? हाँ या ना? नहीं निकल सकती। तो यही हालत के लोगों की थी, ठीक है, कि उनको ये सारी चीजें देख के उनको लगा कि उनकी राइट जो है ना, जीवन इस तरह से तो हो ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता। उसके बाद जितना जो है लोगों के बीच में भुखमरी के शिकार लोग होने लगे। अगर राजनीतिक कारण की हम बात करते हैं, जो बहुत ब्रीफली हम आपसे बात करेंगे, तो वो ये था कि एब्सोल्यूट मोनार्की थी, यानी निरंकुश राजतंत्र था। राजा के पास जो है दैवित्व का सिद्धांत था, यानी डिवाइन राइट थी, ठीक है। कोई संविधान नहीं था। स्टेट जनरल जो है, जो एक उनका संवैधानिक जो है एक जो उनका पार्लियामेंट की तरह एक ढांचा था, उसकी मीटिंग नहीं हुई थी 1614 से, ठीक है। और वो सारी सिस्टम जो है आउटडेटेड थी और अनअकाउंटेबल थी, कोई किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं था।
लुई 16 के पीरियड में हम आते हैं तो देखते हैं कि लीडरशिप जो नेतृत्व है वो भी कमजोर पड़ गया, इंडिसिसिव था, रूढ़िवादी था। किसी तरह का जो सुधार की बात जो मैं आपको बता रहा था, जिसको तुर्गो ने, नेकर ने और कैलो ने जो उनको रिफॉर्म्स के लिए जो राय दिया था, तो बजाय उसके मानने के उनको अपने सर्विस से डिसमिस कर दिया। और इस तरह से अब हम देखते हैं कि किस तरह से नोबल का प्रेशर जो है राजा पर ज्यादा पड़ने लगा, और इस तरह जो राजा की ऑथोरिटी और उनकी जो गरिमा थी वो धीरे धीरे संकट में आ गया। सुधार हुआ नहीं, तो इसलिए नोबल जो है वो टैक्सेशन का अपोज करने लगे। पार्लियामेंट जो है किसी तरह का सुधार का वहां पर अगर प्रस्ताव रखा गया तो दैट वाज बीन ब्लॉक। ठीक है, फिर असेंबली ऑफ नोटेबल जो 1787 में उनकी मीटिंग होती है वो भी फेल हो जाता है। ठीक है, अगर हम बौद्धिक कारण के बारे में बात करें तो थिंकर्स का नाम आता है मोंटेस्क्यू का, जो इस पीरियड में 18वीं सदी में सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। रूसो पॉपुलर सॉवरेनिटी की जनरल विल की बात करते हैं। वोल्टेयर जो है रिलीजियस टॉलरेंस और चर्च का क्रिटिक करते हैं। ठीक है, डिडोरो इंसाइक्लोपीडिया लिखते हैं, फिर रीजन पे बात करते हैं। डिवाइन राइट थ्योरी को जो है उसको चैलेंज किया जाता है, एब्सोल्यूटिज्म को चैलेंज किया जाता है, अधिकारों को, प्रिविलेजेस को चैलेंज किया जाता है। साथ ही साथ इनलाइटेनमेंट की वजह से किसी तरह की क्रांति नहीं आई, बट इनलाइटेनमेंट मूवमेंट ने क्रांति के लिए जो है सोच तैयार की थी। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि इमीडिएट कारण क्या था। तो इमीडिएट कारण में यही था कि मई में 1789 में स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है, वहां पर वोट होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद से वोट में जो फैसला होता है दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू थर्ड स्टेट। फिर थर्ड स्टेट टेनिस कोर्ट ओथ लेता है 1789 में। ठीक है, और अपने आप को डिक्लेयर करता है कि हम नेशनल असेंबली हैं। ठीक है, फिर नेकर जो एक फाइनेंस मिनिस्टर था उसका डिसमिशल होता है। उस तरह से और भी लोकप्रिय जो है विरोध होता है। फिर लोग बस्टाइल के जो है वहां पर ले जाके जो है पत्थर जो है चलाते हैं, एंड दैट वाज बस्टाइल वाज जो एक संकेत था, जो निरंकुश राजतंत्र का प्रतीक था। तो उस पर जाके आप पत्थर चलाना, फिर यहाँ से जो है लोकप्रिय जो है क्रांति शुरू होती है। अब इसको हम जब इतिहास लेखन के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे इतिहासकार हैं, जिसमें जॉर्ज लेफेब्रे हैं, अल्बर्ट सुबोल है, एरिक हॉफ्बा हैं। ठीक है, इनका आर्गुमेंट ये है कि रेवोल्यूशन एक बुर्जुआ रेवोल्यूशन था और वहां पर कॉन्फ्लिक्ट जो है राइजिंग बुर्जुआ और फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी के बीच में था। ठीक है, और इसका मकसद ये था कि सामंतवादी व्यवस्था को स्थापित बर्बाद करके और पूंजीवाद की स्थापना करें। जो लोकप्रिय जो वर्ग थे जैसे सैन क्लूथ और किसान, वो क्रूशियल थे इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे, जब आप हिस्टोग्राफी पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूंगा इस एग्जाम के लिए कि आप हिस्टोग्राफी में जाएं। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप लुई 14, लुई 15, लुई 16 इन सब के बारे में जानेंगे कि लुई 14 का था, एक ग्रांड मोनार्क था और उसके पास एक फाइनेंस जो लिगेसी जो है उसके पास क्या थी, फाइनेंशियल बैंकरप्सी की। ठीक है, और जब वो डेथ बेड पे था, यानी जब मरने वाला था, तो अपने सक्सेसर लुई 15 को, जो उसका ग्रैंडसन था, उसका पोता था, उसको उसने कहा था कि मेरे बच्चे सुनो, तुम ये कोशिश करना अपने जीते जी कि शांति से अपने पड़ोसियों के साथ जो है रहो। ठीक है, किसी तरह का युद्ध मत छेड़ना, ना ही कोई बेकार में पैसा खर्च करना। ठीक है, जो मैंने किया था, कोशिश ये करना कि अपने लोगों का भलाई करो। ठीक है, जितना जल्दी हो सके, और ये सारी चीजें चूंकि हम नहीं कर पाए, इसलिए मैं तुमको ये राय दे रहा हूं। तो ये समझ में आया कि लुई 14 इतना महान शासक था, अपने को सन किंग बोलता था। ठीक है, अपने को ग्रांड मोनार्क बोलता था। ठीक है, और बियने लुई बोलता था अपने आप को। उसने भी क्या किया,
ये राय दिया था लुई 15। लुई 15 जब आते हैं सत्ता में अपने दादा की तरह, ठीक है, तो 5 साल की उम्र में वो सत्ता में आते हैं, पर वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो उनका एक रीजेंट अपॉइंट होता है 1715 से लेकर 1723 तक के बीच में। उनके चाचा जो है ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस, वो उनके रीजेंट बनते हैं। तो ये पीरियड कंफ्यूजन और डिसऑर्डर का पीरियड था। फिर उसके बाद 2 डिकेड के बाद से ऑर्डरली रूल जो है स्थापित होता है, जब उनके रीजेंट कार्डिनल फ्लोरी बनते हैं। और लुई 15 जब डायरेक्ट सत्ता अपने हाथ में लेते हैं और बाकी उनका देहांत 1774 में होता है। तो लुई 15 के बारे में कहा जाता है कि इनकी सरकार को कहा जाता है रखेलों का सरकार, यानी रूल ऑफ मिस्ट्रेसेस। क्या करते थे ये? इनको राजपाट से कोई मतलब नहीं था। शिकार खेलते थे, गैम्बलिंग करते थे, जुआ खेलते थे, ठीक है, डाइस गेम खेलते थे, और फिर महल में औरतों के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। तो शाही शौक, आपने कहीं भी अगर इतिहास पढ़ी है तो आपको पता है कि महलों में कितनी औरतें रखी जाती थी रानी के अलावा, ठीक है। लुई 15 जो है किसी तरह का कोई अपने राज के काम काज में जो है किसी तरह का हिस्सा नहीं लिया। इसको बहुत बोरिंग लगता था और उसकी बजाय जो है शिकार खेलना पसंद करता था, ठीक है। एक मिनट, बगल के रूम में हूं, आ जाओ। ठीक है, तो लुई 15 और लुई 14, लुई 15 अगर एग्जाम में आपका सवाल आए तो इनके बारे में जरूर लिखिएगा कि लुई 14 कैसा था, 15 कैसा था, 16 कैसा था। तो लुई 15वां जिसको बोलते हैं, ये बेचारा अपनी अय्याशी में डूबा रहा, शिकार में डूबा रहा, प्लेजर में डूबा रहा, ठीक है, और जो है अलग अलग तरह का गेम खेलता था, लस्ट में, यानी जो आप बोलते हैं ठरकी था। आज के जमाने में अगर इसके लिए कोई शब्द आप इस्तेमाल करेंगे तो एक ठरकी शासक था, ठीक है, जिसको राजपाट से मतलब नहीं था, खाली दुनियावी अय्याशी में अपने आप को इंगेज रखा था, दुनिया भर की मिस्ट्रेसेज रखा था और उसमें बहुत सारी उनकी फेवरेट थी। तो यानी कहा जाता है कि लुई 15वां सरकार नहीं चलाता था, उनकी जो मिस्ट्रेसेस थी वो सारी उनकी रखेल वो सरकारें चलाती थी। समझ में बात आई? जी सर। यस सर। जी सर। लुई 16 का जो पीरियड आता है आप देखेंगे, तो लुई 16 का पीरियड आने के साथ साथ आप देखेंगे कि किस तरह से क्या हुआ। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। तो लुई 16 जो कि वो शासक था जिसके समय में क्रांति हुई, ठीक है, जिसका समय 1774 से 1793 तक का है। फ्रांस का राजा बनता है 20 साल की उम्र में, ठीक है। तो यहाँ 20 साल में आप बहुत सारे लोग आप बीए कर रहे हैं, ठीक है। तो सर 1774 इंग्लिश में बता दीजिए नंबर। 1774 आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा? 1774, ठीक है। तो ये 20 साल की उम्र में राजा बनता है, एक ईमानदार, एक बहुत ही एनर्जेटिक जो है यंग शासक था। इसने कोशिश किया कि राजपाट के जो काम है उसको सुधारे, ठीक है, लेकिन कोशिश करने के बाद उसके सामने जो है ना, उसके अंदर वो सलाहियत नहीं थी कि अपने जजमेंट को जो है इम्पोज कर सके, ठीक है। और फिर देखते हैं कि उसके एडवाइजर में उनके क्वीन का नाम आता है, ठीक है, जो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी जिनका नाम था क्वीन मैरी एंटोनियो, जो मैरी थेरेसा की बेटी थी।
ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर की प्रिंसेस थी, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर थी, ठीक है, और बहुत ही मजबूत इच्छा की औरत थी, ठीक है, बहुत जल्दी डिसीजन लेती थी, ठीक है, और उन्हीं के इनिशिएटिव पे ये सरकार चलाते थे। तो जब लोगों को रोटी की कमी हुई तो पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग अबाउट ब्रेड। तो मैरी एंटोनियो ने कहा कि लोग इतना परेशान क्यों सर हो रहे एक हैं। मिनट, सर इस वाले क्वीन का मैसेज कर दीजिए, लिख दीजिए। हाँ, क्वीन मैरी तो एंटोनियो, ठीक है। तो क्वीन मैरी एंटोनियो इनका नाम था। तो जब फ्रांस में लोगों को रोटी की शुक्रिया दिक्कत सर। हो रही थी तो इन्होंने, मैरी एंटोनियो ने क्या कहा कि लोगों को किस बात की दिक्कत है, अगर रोटी नहीं मिल रही है तो उसके बदले में वो केक खा सकते हैं, ठीक है। तो उनको इतना नहीं ज्ञान था कि रोटी और केक दोनों एक ही चीज से बनती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जो आपका राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, उसके अलावा आपका बौद्धिक कारण, ठीक है, ये सारी चीजें 2 मिनट के लिए आप लोग चुप हो जाए, 2 मिनट बस, ठीक है। तो जिसके कारण हम देखते हैं कि फ्रांस में क्रांति होती है, ठीक है, और ये क्रांति 10 सालों तक चलती है अलग अलग फेजेस में, ठीक है। और जिसमें आप उस फेजेस को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक फेज उसमें आता है जिसको हम बोलते हैं रॉबस्पियर एज, ठीक है, जिसमें बहुत कत्लेआम होता है। पर वो फेजेज आपको नहीं पढ़ना। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लेंगे। जी इंशाअल्लाह सर। तो आज के लिए इतना इतना काफी है। अब मेरे एमए के कुछ स्टूडेंट डिस्टेंस के हैं, उसमें से किसी एक नालायक का बर्थडे है तो वो भी केक लेके आए हैं, ठीक है। तो माशाअल्लाह। थोड़ा सा वो भी ओके सेलिब्रेट सर। कर लीजिए। फिर आपसे मिलते हैं 10 तारीख को, ठीक है। श्योर ठीक है। सर। ओके सर। ओके, चलिए, बाय बाय। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। 17 पढ़ा दिया आपने?
है।